स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ खास मेहमान हैं मज़ाहिर हसन राणा जी, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग जारी है उसी को लेकर बात करेंगे और झगड़े की जड़ क्या है और फ़िलहाल की स्थिति क्या है और क्या स्थिति बनेगी, नहीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। राणा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का। राणा जी, ये इज़राइल और फ़लस्तीन का युद्ध जो है फ़िलहाल जारी है, ये कोई ताज़ा मसला नहीं। इससे पहले भी 1948 में, 1967 में, 1973 में इन अरबों के और इज़राइल के बीच जंग हो चुकी है। असल झगड़े की वजह क्या है? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मूल समस्या क्या है जो बार-बार इन लोगों के, इन देशों के बीच जंग हमेशा बनी रहती है। देखो मुस्तफ़ा जी, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मुल्क इज़राइल के नाम से जाना गया है, इन लोगों की मूल समस्या ये है कि हिटलर के सामने इनकी लड़ाई हुई और हिटलर ने इनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया, जिस तरीके से मारने का काम किया और पूरी कौम को ही ख़त्म करने का जो मंसूबा उसने पाला था और पूरी कौम को ख़त्म करने के लिए वो जा रहा था। लेकिन कुछ लोग उस वक्त पर अपनी जान बचा करके, अपनी किश्तियां लेकर के जो समुद्र में कूद गए थे। पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क उनको शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं था, उनको बसाने के लिए तैयार नहीं था, उनको भोजन देने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे जब भूखे मरने लगे तो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन ही एक ऐसा मुल्क था जिनने उनके ऊपर रहम और करम करके के उनको अपने यहाँ जगह दे करके, शेल्टर दे करके बसाने का काम किया। इंसानियत के नाते फ़लस्तीन ने उस वक्त पर एक छोटा सा भूभाग दे करके जो लोग उस वक्त समुद्रों में मारे मारे फिर रहे थे उनको अपने यहाँ बसाने का काम कर लिया। तभी हिटलर ने यह कहा था कि जिस मुल्क ने उनको शेल्टर देने का काम किया तो कुछ दिनों के बाद वो खुद समझ जाएंगे कि ये लोग, यहूदी लोग जो है, कितने वफादार हो सकते हैं और कितने वफादार नहीं हो सकते। दुनिया में सब कौमें वफादार हो सकते हैं, लेकिन यहूदी वफादार नहीं हो सकते। तो इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं जो इनको बसाने का काम। लेकिन फ़लस्तीन ने उस वक्त पर भी उनकी बात ना सुन करके इंसानियत के नाते यहूदियों को अपने यहाँ एक जगह दे करके बसाने का काम किया। अमेरिका ने उनके ऊपर हाथ रखा और अमेरिका ने हाथ रखने के बाद उनको सशक्त करता चला गया और बीच बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, सन 1947 के अंदर इज़राइल का उदय हुआ और 48 और उसके बाद जितने भी अब तक युद्ध होते रहे हैं, इज़राइल हमेशा अपना भूभाग बढ़ाता रहा है और फ़लस्तीन के भूभाग को शॉर्ट करता रहा, सिकोड़ता रहा, फ़लस्तीन के भूभाग को अपने कब्जे में लेने का काम करता। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, 1948 में बना देश, आपने बताया कि जर्मनी में जिस तरह ये लोग प्रताड़ित थे हिटलर के डर से, यहाँ पर आकर बसे एक तरह से नंगे भूखे लोग, और फ़लस्तीन में शरण ली और हर बार हर जंग में अरबों को हराता आया और इतना पावरफुल ये कैसे बना? इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, इसके पीछे का साफ साफ मामला है। आज भी इसके पीछे की वही कहानी है, कल भी इसके पीछे की वही कहानी थी। इज़राइल अपने आप में कोई सशक्त मुल्क नहीं था, इज़राइल अपने आप में कोई सशक्त नहीं थे, यहूदी अपने आप में कोई सशक्त नहीं थे। जब जो थे वो हिटलर ने समाप्त कर दिए थे। अमेरिका के आंखों के अंदर फ़लस्तीन खटकता है, अमेरिका की आंखों के अंदर अरब मुल्क जितने हैं वो खटकते रहते हैं। तो अमेरिका को एक अच्छा मौका मिलता है ये इज़राइल के नाम से कि वो इज़राइल की मदद करके फ़लस्तीन के एरिया को, भूभाग को वो उसके कब्जे में कराता रहता है। यानी कि एक तरह से जो है इन लोगों को जो है अशांति फैलाए रखे, अशांति फैलाए रखे। अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका का मतलब केवल एक व्यापारिक दृष्टिकोण से वो पूरी दुनिया को देखने का काम करता है और वो अपने माल को बेचता है, भले ही चाहे उसने कुछ भी करना पड़े। इज़राइल मुल्क उसका एक बहुत अच्छा, एक ऐसा सहायक साथी है कि वो उसके के द्वारा अपने मुल्क में बने हुई तमाम सारी चीज़ों को, हथियारों को बेचने का काम करता है। और इज़राइल के पीछे पूरा तरीके से अमेरिका है। और ये लड़ाई जब जब भी हुई है और जब जब भी शांति व्यवस्था स्थापित हुई, तब इज़राइल ने जहां तक फ़लस्तीन के भूभाग को कब्जे में कर लिया, वो फ़लस्तीन को कभी वापस नहीं किया है। चाहे यूएनओ हो, यूएनओ में भी फैसला ये हुआ, एज इट इज जो स्थिति है
तटस्थ स्थिति को बनाए रखने के लिए जो आपका इजराइल ने भूभाग कब्जा कर लिया, तो इजराइल उसी भूभाग पर अपना काबिज बना रहा है। आज भी ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन को समाप्त करने की और पूरे फिलिस्तीन के भूभाग के ऊपर इजराइल का कब्जा होने की वजह से ही ये लड़ाई जारी है, लड़ाई हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिस लड़ाई की वजह से कोई दो धर्म लड़ रहे हो या दो धर्मों की वजह से लड़ाई हो रही हो। ये लड़ाई केवल और केवल कब्जे की लड़ाई है। फिलिस्तीन के भूभाग को अपने कब्जे में रखने के लिए अमेरिका इजराइल को सहायता करता है और इजराइल फिलिस्तीन के भूभाग को अपने कब्जे में करता चला जाता है। और सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है, जो जालिमाना अंदाज से ये लोग जिस तरीके से बच्चों को, मजलूमों को और औरतों के ऊपर हमला बोल करके उनको मारकाट करते चले आ रहे, ये आज नया नहीं है। जितनी भी लड़ाइयां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुई, उन सब का इतिहास आप उठा करके देख लिए, हमेशा इन्होंने मासूम बच्चों का कत्ल करने का काम किया है, जबकि पूरी दुनिया इस बात पर खड़ी होती है कि बच्चों का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये तो खुद इजराइल के जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने कहा कि ये अपवित्र और पवित्र बच्चों के बीच की लड़ाई है। मतलब एक तरह से बिल्कुल ही नंगा नाच, और जितनी कैजुअलिटी हो रही है, जितने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनमें 60% बच्चे और औरतें हैं। और उसके बाद भी अमेरिका तो खुलकर इजराइल के साथ है, और अरबों का फलस्तीन के साथ ना आना, महज कहने के लिए तो साथ हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिका उनके साथ आया, इस तरह अरबों का उनके साथ ना आना, इन सब की वजह क्या है? देखो, मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूं। इजराइल का मकसद चाहे पवित्र और अपवित्र का मामला हो, इजराइल अपने आप को पवित्र मानता है, दूसरे को अपवित्र मानने का काम करता है। लेकिन बच्चे पवित्र और अपवित्र नहीं हो सकते हैं। और इंसानियत का तकाजा यह है, पूरी दुनिया को इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए कि जो आदमी बच्चों को पवित्र और अपवित्र बना करके उनको मारने का काम करता है, उससे बड़ा जालिम दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। और अमेरिका उसका साथी होने की वजह से, अमेरिका अपने हथियार उसको बेचने की वजह से, अमेरिका उसको शेल्टर दे करके आगे जो बढ़ाने का काम कर रहा है, अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। आपने एक सवाल किया अरब मुल्कों को लेकर के, क्योंकि अरब मुल्कों के जो बादशाह, उनको डर नहीं है। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कोई वोट का राज नहीं है। जनता सड़कों के ऊपर है, फिलिस्तीन के साथ जनता खड़ी हुई है। जनता बार बार चिल्लाती है, अपने बादशाहों तक अपनी आवाज पहुंचाती है कि फिलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा, पवित्र है पवित्र के नाम पर उनको मारा जा रहा है, हॉस्पिटलों को उड़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर मासूम बच्चे भर्ती हैं, घायल उसमें है। जबकि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को दो भागों में पवित्र और अपवित्र उसमें बांटने का काम करता हो। केवल इजराइल के लोग ही इस बात को कहते हैं, और इजराइल के लोग जिस ताकत पर कहने का काम करते हैं, ये ताकत केवल और अमेरिका की है। पूरी दुनिया के मुल्क तमाशाई बने हुए हैं, वो सिर्फ बिजनेस और व्यापार देखने का काम करते हैं। अरब मुल्क कहने को तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अरब मुल्कों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। इजराइल के मुकाबले का सवाल नहीं है, ना यहाँ इजराइल की कोई बात है, ना इजराइल को इसमें है। अमेर इजराइल की ताकत अमेरिका की ताकत है, अमेरिका की ताकत इजराइल की ताकत है। इसलिए अरबों के अंदर वो ताकत, वो हौसला नहीं रहा है कि वो जुल्म को जुल्म कह दें और जालिम को जालिम कहने का काम कर दें। आज अरब मुल्कों के इसीलिए उनके संगठन में कोई ताकत नहीं है। आपने कहा कि जनता सड़कों पर है। जनता सड़कों पे अमेरिका के अंदर खुद फलस्तीन के समर्थन में है, और खुद ब्रिटेन के अंदर, और जो देश हमलावर है, जो बच्चों का और औरतों का कत्ल कर रहा है, इजराइल, उसके अंदर भी एक तरह से भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन बावजूद इसके इतने जो देश हैं, वो चाहे ओआईसी के देश हों या दुनिया के अन्य देश हों, इनके जो सरगना हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इन लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है। ये मेन वजह क्या है? देखो, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इनका दिल नहीं पसीज रहा है। सही बात तो ये है कि ये इस लड़ाई के प्रति उदासीन है। ये इस लड़ाई को, मासूम बच्चों के मरते हुए, कत्ल होते हुए, उनके ऊपर जुल्म होते हुए, जुल्म को जालिम के साथ वो व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है आज भी। ये सिर्फ केवल ये तटस्थ होकर के देख रहे हैं कि ये उसकी बारी है, वो मर रहा है, वो लड़ रहा है,
उन्हें ये नहीं मालूम कि आज उसकी बारी है तो कल मेरा भी वो इंतजाम होगा। वो ये नहीं समझ रहे कि आज उसके बच्चे मर रहे हैं, उसके बच्चों को मारा जा रहा है, उसके बच्चों को भूखा मारा जा रहा है, उसके बच्चों को उड़ाया जा रहा है, उसके बच्चे के ऊपर गैस छोड़ी जा रही है, उसके बच्चों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कल वो तुम्हारे ऊपर भी इस काम को करेंगे। वो इसको नहीं समझने का काम कर रहे हैं, वो धोखे में है। ये उदासीनता इस देश को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ले जाने का काम कर रही है। अगर इन लोगों के थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है तो ये दुनिया बच सकती है, वरना आपका एटॉमिक वार होना है, आपके दुनिया के बचने का सवाल नहीं है। एक तरह से बारूद के ढेर इसका पर बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि ये अब उन लाठी बल्लम और बर्छी भाले की लड़ाई नहीं है, ये उन बंदूकों की लड़ाई है जिन बंदूकों के अंदर अंदर बारूद ठोक करके फायर किया जाता था, गोली तो लगा करके फायर किया जाता। अब तो ये वार ऐसी वार है जो इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से चला जाए, ऑटोमेटिक हथियारों से चली जाती है। बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अगर ये मुल्क आज भी तटस्थ होकर के तमाशा देखने का काम कर रहे हैं तो मेरी अपना मानना यह है कि आने वाले समय में भारत भी उसकी जद में होगा तो रूस भी उसकी जद में होगा, उसके अरब मुल्क भी उसकी जद के अंदर होंगे। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस थर्ड वर्ल्ड वार की जद में नहीं आएगा। इसलिए मेरा यह कहना है, आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी आवाज जा सकती है, इस लड़ाई को अविलंब बंद कराया जाए और यूएनओ कोर्ट के अंदर उन लोगों को, उन सरकारों को जरूर खींचा जाना चाहिए जो जुल्म पर उतारू है, जो बच्चों को कत्लेआम करने का काम कर रही है। बिल्कुल। देखो, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी उदासीनता, जुल्म के खिलाफ खड़ा ना होना, जालिमों को साथ जालिमों का साथ देना, ये थर्ड वर्ल्ड वार की निशानदेही है। और मैं कहना चाहता हूं कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर होती है तो पूरी दुनिया तबाही के कगार पर है, बारूदी के उस पर है। अमेरिका चाहे किसी भी सागर में अपनी मिसाइलों को तैनात कर दे, रूस चाहे किसी भी मिसाइलों को तैनात कर दे, उन्होंने तो अपने हथियार बेचने हैं, वो तो सौदागर हैं। अगर उनकी मंशा को आप नहीं भांप पाएंगे और वो सौदागर होने की वजह से अपने यहां जो माल तैयार करते हैं उस माल को वो कैसे बेचे, कैसे सप्लाई करें, अगर वार नहीं होगी तो उनका माल कैसे सप्लाई होगा, उन दोनों मुल्कों के दिलो दिमाग के अंदर तो ये बात बैठी हुई है। इसलिए वो चाहे अपनी किसी कश्ती को तैयार कर दे, चाहे अपने मिसाइलों को लगाने का काम कर दे, चाहे अपने किसी जहाज को उतारने का काम कर दे, वो आपस में नहीं लड़ेंगे, वो तो आपको और मुझे लड़ाने का काम करेंगे। इसके अंदर भी कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो इसके अंदर भी हिंदू और मुसलमान को टटोलने का काम कर रहे हैं, जबकि ये लड़ाई वहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच की नहीं है। भारत में इसको पुट को दिया जा रहा है। भारत के अंदर 2024 का चुनाव देखा जा रहा है कि भारत 2024 के चुनाव में कौन से किससे फायदा उठा सकती है सरकार, मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो भारत की सरकार भी इस बात को तटस्थ होकर के इस बात को देखने का काम कर रही है कि हमें फायदा किसके साथ चलने का है, जबकि हमारी विदेश नीति क्लियर कट है। हमारी विदेश नीति कभी किसी जालिम का साथ देने की नहीं रही है। हमारी विदेश नीति किसी जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होकर के उसकी सराहना करने की नहीं रही है। हमारी विदेश नीति हमेशा कर रही है, हमने मजलूम का साथ दिया है, गरीब का साथ दिया है। बच्चों के बारे में हमारी संवेदनशीलता इतनी जबरदस्त है कि हम जिन मजहबों को और धर्मों को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का आदमी हो, वहां पर बच्चों के जुल्म को कहीं पर भी नहीं रखा जा सकता, उसको कहीं पर भी उस जुल्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल राणा जी, आपने सही कहा, जंग के भी अपने कायदे और उसूल होते हैं और यहाँ तो जंग नहीं, एक तरफा वार है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका। और इस जो ताज़ा विवाद है इजराइल और फ़लस्तीन का, दो बात क्लियर कट हुई है, बिल्कुल साफ हुई हैं। एक तो जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम जिसका दुनिया भर में डंका बजता है, इजराइल बड़ी ही अपनी पीठ थपथपाता है कि वो हर हमले का जो है आसमान में ही नेस्त नाबूद करने के लिए उसके पास ऐसी जो है मिसाइलें हैं। वो एक महिला जिसे गाजा पट्टी कहते हैं और वहाँ का एक छोटा सा संगठन हमास, उसने सब उसके डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए उसके ऊपर 5000 रॉकेट दागे। एक तो ये बात क्लियर हुई कि इजराइल जो खुद को दर्शाता है वो नहीं है। और दूसरे एक OIC जो इस्लामिक मुल्कों का एक संगठन है जिसमें 52 या 57 जो भी देश हैं,
वो भी खुद को, और भारतीय मुसलमान या दूसरे देशों के मुसलमान भी जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, वो एक तरह से उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देखते हैं कि ओआईसी, ये ओआईसी भी कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं वहाँ बच्चे मर रहे हैं और औरतें मर रही हैं। खुलकर इज़राइल बोल रहा है कि ये पवित्र और अपवित्र बच्चों के बीच की जंग है। ये, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि किस मानसिकता से ये जंग जारी है, और जिस तरह से हमास ने हमला किया, हमास के हमलों को मैं या कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। वो भी एक गलत था, वो भी एक आतंकवादी हमला था, लेकिन बदले में इज़राइल क्या कर रहा है, ये उससे भी बहुत बड़ा गलत है। हमास के हमले में 1400 इज़राइली लोग मारे गए, लेकिन इज़राइल के हमले में 5000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे और औरतें हैं। ये क्या, ये आतंकवादी घटना नहीं है? सोचिएगा ज़रूर। और ये ओआईसी या इज़राइल का डिफेंस सिस्टम, ये कुछ नहीं है, दुनिया को सिर्फ भ्रमित करने वाला है। और भारतीय मीडिया हो, या जो भारतीय मीडिया जिसका 161वां नंबर विश्वसनीयता के नाम पर है, वो अपनी तरह तरह की खबरें दिखा रही हैं। कभी हमास को ख़त्म, कभी इज़राइल को ख़त्म, और कभी फ़लस्तीन को ख़त्म करती हैं। कोई ख़त्म हो ना हो, लेकिन इंसानियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जो आम जनता है, उसके अंदर गुस्सा है जालिम के प्रति, लेकिन जो हुक्मरान हैं, वो चाहे अरबों के हों या अन्य देशों के हों, उनके कानों पर बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही हैं। वो अपना नंगा नाच नाच रहे हैं। एक तरह से हमाम में सभी नंगे हैं। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।